सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज संडे का दिन है, यानी सभी अपने अपने काम से फ्री होंगे। कोई उठा होगा, कोई किसी काम में वैसे भी बिजी हो गया होगा, साफ सफाई में। सब अच्छे होंगे। ठंड अच्छे से शुरू हो चुकी है 2 दिन से। कोहरा भी है, धूप भी कम निकल रही है। बच्चों और बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रखें। आज का दिन वैसे भी विशेष दिन है, यानी आज 21 दिसंबर को एक खास दिन भी है। आज विश्व ध्यान दिवस है। सबको ध्यान लगाना है। ध्यान वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतर सकता है। यानी ध्यान वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपने ही अंदर की गहराइयों से परिचित अच्छे से हो सकता है, अगर अच्छे से ध्यान लगाया जाए तो। अगली खबर असम से आ रही है कि राजधानी ट्रेन के आ जाने से 7 हाथियों की मौत हो गई। अब वो मौत किस कारण से हुई, किस से नहीं हुई, वो तो सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, वही बताएंगे। इसमें वन विभाग के फॉरेस्टर ने तो बोल दिया कि हमने 1 घंटे पहले रेलवे को ये सूचना दे दी थी कि हाथियों के झुंड हैं वो वहां से लाइन क्रॉस कर रहे हैं। लाइन क्रॉस, हालांकि ज्यादातर हाथी लाइन क्रॉस उस समय वहां पे नहीं करते हैं, लेकिन अब जो धान के खेत खाली हुए हैं, इसलिए धान की भूसी खाने के लिए जो हाथी हैं वो वहां से गुजरते हैं और खेतों में चले जाते हैं। इसमें एक गर्भवती हथिनी भी रही है। हालांकि दोनों जो चालक थे उनको लाइन हाजिर किया गया है, उनसे 10 घंटे पूछताछ की गई, फिर उनको छोड़ दिया गया। अब वो गलती चालक की तो कहाँ से होगी, या तो स्टेशन मास्टर की कोई गलती हो सकती है। चालक ने तो हालांकि इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए, लेकिन लास्ट तक वो उनको बचा नहीं पाए। ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि हाथी वैसे ही हमारे देश से खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। अगली खबर युवाओं के लिए, सेना के लिए रहेगी कि जो पिछले अग्निवीर जो योजना चली थी 2022 में, उसमें बीएसएफ ने 5% की बजाय 50% का कोटा अग्निवीरों को दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम 2015 में संशोधन किया गया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक छूट होगी, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की छूट होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। यानी फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को उसमें छूट दी जाएगी। सीधी भर्ती के जरिए हर भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित होंगी। यानी जो पहले अग्निवीर चले गए उनके लिए भी इसमें रिक्तियां अलग से आपको मिलेंगी। यानी जैसे बाकी भर्ती में मिलती हैं पूर्व सैनिकों को, वही इसमें भी नियम लागू होगा। पूर्व अग्निवीर हैं उनको 5 साल की छूट आयु सीमा में दी जाएगी, बाकी को 3 साल की दी जाएगी। आपको बता देता हूं कि अग्निवीर योजना क्या है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में तीनों सेनाओं में उम्र का औसत कम करने के मकसद से अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इसके तहत 17.5 साल से 21 साल के उम्मीदवार 4 साल के लिए अग्निवीर के तौर पर सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती किया जाता है। इसमें से 25% को 15 और सालों के लिए रखने का प्रावधान है। यानी इसमें से 25% को और आगे 15 सालों तक रखने का इसमें प्रावधान था, जबकि बाकी 75% बाहर हो जाते थे। अब जो बाहर हो रहे हैं उनमें इन्होंने बोल दिया कि उसमें 50% हम अलग से बीएसएफ में भर्ती करेंगे। जो इंडिगो संकट था उसमें इंडिगो कंपनी ने बोला था कि हम वाउचर स्कीम देंगे यात्रियों को, तो अब वो उन्होंने बोल दिया कि 26 दिसंबर को हम
मुआवजा दे देंगे। वो मुआवजा लगभग होगा 3.35 लाख, यानी 3 करोड़ 35 लाख के लगभग मिलेगा, और वो 3.8 लाख यात्रियों को मिलेगा। यह राशि 10,000 रुपए के वाउचर के रूप में होगी। सबसे पहले उन्हें भुगतान होगा जिन्होंने सीधे तौर पे इंडिगो की साइट से टिकट अपनी बुकिंग की थी, यानी इंडिगो की साइट से जिसने पहले टिकट बुक की है उसको सबसे पहले इसमें फायदा मिलेगा, बाकी को बाद में फायदा देंगे। हालांकि 26 दिसंबर से वाउचर योजना है वो देना ये शुरू कर देंगे। अगली खबर जो है वो कड़वा सच है, अकेलेपन और सामाजिक दबाव ने भावनाओं को बिजनेस बना दिया है। यानी ये खबर कड़वी जरूर है, लेकिन ये सत्य है कि अकेलेपन और सामाजिक दबाव ने भावनाओं को बिजनेस ही बना दिया है। जापान में परिवार भी किराए पर मिलते हैं। पीटीएम से शादी और गमी तक में वर्चुअल परिजन हाजिर होते हैं, यानी हर एक चीज के लिए जापान में परिजन मिल रहे हैं। टोक्यो के केंजी मोरी ने 12 साल की बच्ची के लिए पिता की भूमिका निभाई थी। बच्ची की मां अकेली थी और बच्ची को स्कूल में तंग किया जाता था क्योंकि उसके पिता नहीं थे। केंजी बताते हैं कि सिर्फ पिता ही नहीं, इन दिनों जापान में पूरा परिवार किराए पर आप ले सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग हो या शादी में रिश्तेदार बनाना हो, यहाँ लोग किराए पर पिता, पति, दोस्त व रिश्तेदार तक ले रहे हैं, यानी किराए पर सब कुछ मिल रहा है। पेशेवर एजेंसी किराए के ये रिश्ते मुहैया कराती हैं, यानी ऊपर एजेंसियां बन गई हैं, वो ये रिश्ते मुहैया कराती हैं। फैमिली रोमांस जैसी एजेंसियां प्रशिक्षित कलाकारों को पिता, पति, बॉस या दोस्त की भूमिका में उतारती हैं। इनके 60 कलाकार ये भूमिकाएं निभाते हैं। मकसद है लोगों को शर्मिंदगी से बचाना। यह सेवा अब बिजनेस बन चुकी है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि लोग भावनाएं खुलकर नहीं बताते। मानसिक सेहत पर शर्म और कलंक का डर इतना है कि इलाज से भी ये कतराते हैं। ऐसे में रेंटल फैमिली विकल्प बनकर रिश्तों की कमी पूरी करती है। यह सेवा पेशेवर ढंग से भावनात्मक सहारा देती है, यानी आपको पति चाहिए, पिता चाहिए, माता चाहिए या दादा चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो जापान में किराए पर मिल रहा है। इसमें बोलते हैं वो क्लाइंट की भावनाओं के साथ हमारे साथ खिलवाड़ भी होती है कि हम किसी के साथ ऐसे रिश्ते में भी जुड़ जाते हैं जो बाद में उनसे अलग होने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन अकेलेपन और सामाजिक दबाव जो है वो इनसे दूर हो जाता है। अगली खबर अमेरिका से आ रही है कि होम शॉपिंग की है। होटल का विकल्प बन रहे हैं आकर्षक व अच्छी लोकेशन वाले घर, यानी न्यूयॉर्क में अच्छी लोकेशन वाले घर हैं वो होटल के रूप में उसका विकल्प बन रहे हैं। अपना घर अजनबियों को सौंपें, उतने ही दिन किसी और का आशियाना, आपका खर्च की चिंता नहीं, घर सा एहसास भी होता है। यानी वहां पे ये स्कीम लागू है कि किसी अच्छी जगह पे जिन जिन के घर हैं, किसी अच्छे हाईवे पे अच्छी कंडीशन के जिनके घर हैं, वहां पे लोग स्टे लेने लगे हैं। यानी अगले का घर वो किराए पे लेते हैं, सामने वाला भी अपना घर किराए पे देके दूसरी जगह पे रहना पसंद करते हैं। इसमें ये जो काम कर रहे हैं वो कोई एजेंसी होती है, उस एजेंसी के थ्रू ये काम होता है, उनका सारा सामान वहीं सुरक्षित रहता है। अगर कोई तोड़फोड़ हो जाए या किसी सामान को नुकसान पहुंच जाए, कोई चोरी ऐसी चोरी हालांकि वहां पे नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो वो एजेंसी उसका खामियाजा भरेगी, चाहे वो ग्राहक से भरवाए चाहे अपने से भरे। ये अच्छा है कि लोग बाहर घूमने के शौकीन ज्यादा होते हैं तो होटल का खर्चा बचता है, खाने पीने का भी ज्यादा खर्चा नहीं होता, इसलिए वो किसी और का घर उनको उपलब्ध करवा देते हैं। हालांकि इसमें भी कंडीशन होती है कि घर अच्छे होने चाहिए, ये लगना चाहिए कि ये घर वास्तव में रहने लायक है, इसलिए ज्यादा घर इसमें शामिल वो नहीं करते। जो फॉर्म में वो अप्लाई करवाते हैं उसमें से 50% का ही वो उसमें चयन करते हैं और फिर उसमें अदला बदली करवा देते हैं।
अच्छी खबर है कि ग्लोबल एजुकेशन का नया हब भारत बनने जा रहा है और 2040 तक 5.6 लाख छात्र इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि भारत में युवा आबादी सबसे ज्यादा है। इसलिए जो विदेशी जो है संस्थाएं वो भारत में शुरू होने जा रही हैं। बड़े बड़े शहरों में ये शुरू होंगी, जैसे मुंबई में सबसे ज्यादा होंगी, फिर अहमदाबाद में, फिर बेंगलोर में, फिर दिल्ली में, उसके बाद चेन्नई में। यानी जितने ज्यादा बड़े शहर हैं भारत में, वहां पे ये संस्थाएं अपनी सेवाएं देंगी। इससे भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत की करेंसी विदेशों में कम जाएगी। जो बच्चे बाहर से जब पढ़ने विदेश में जाते हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, उनका पैसा वहीं का वहीं काम भी आ जाएगा, बजट भी उनका थोड़ा कम हो जाएगा। सरकार को भी इसमें फायदा है, देशवासियों को भी इससे फायदा होगा। एक ये सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय में छापेमारी की है कि रक्षा मंत्रालय के कर्नल साहब हैं वो रिश्वतखोरी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनकी पत्नी को भी उसमें गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2.36 करोड़ जब्त किए हैं। यानी जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसमें ही ये काम होगा, तो बाकी तो कहना ही क्या है। यानी हर महकमे में गड़बड़ी गड़बड़ चल रही है। सीबीआई ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक निजी व्यक्ति विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। शर्मा और उनकी पत्नी के ठिकानों से सीबीआई ने कुल 2.36 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यानी हस्बैंड वाइफ के ठिकानों से 2.36 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को दीपक शर्मा और राजस्थान के श्री गंगानगर में 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यानी उनकी पत्नी है वो 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर गंगानगर में है, उनको भी वहां से गिरफ्तार किया गया है। अगला कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि पीजीआई जो चंडीगढ़ है उसको लगातार दूसरे साल भारत का सर्वश्रेष्ठ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट संस्थान चुना गया है। यह सम्मान एविडेंस आधारित नीति, कम लागत में बेहतर इलाज और स्वास्थ्य संसाधनों के सही उपयोग के लिए मिला है। यानी पीजीआई जो चंडीगढ़ है उसको भारत का लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ जो है वो चिकित्सा संस्थान घोषित किया गया है। वो सर्वसुलभ इलाज के लिए, सस्ते इलाज के लिए और हर सुख सुविधा के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि इसरो का LVM-3 M6 मिशन 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इससे ब्लूबर्ड 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित होगा। यह सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन से जुड़कर अंतरिक्ष से ही इंटरनेट और कॉलिंग सेवा देगा। यानी अंतरिक्ष से इंटरनेट और कॉलिंग सेवा देने का ये काम करेगा। अगली खबर, गुवाहाटी में पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बनने जा रहा है। यानी गुवाहाटी में देश के पहले नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। इसकी सालाना यात्री क्षमता 1.3 करोड़ से अधिक है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल है। यानी गुवाहाटी का जो टर्मिनल है वो सबसे बड़ा है पूर्वोत्तर भारत में। इसमें कुछ और जानकारी आपको एयरपोर्ट के बारे में देना चाहूंगा कि देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है, वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुट अप भी हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, ये जुहू एयरपोर्ट है मुंबई में। जो जुहू बीच है उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था, जुहू एयरपोर्ट मुंबई, जो देश का सबसे पहला एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट कौन सा है, ये गोवा का एयरपोर्ट है, मोपा। अगला क्वेश्चन था कि दुनिया का पहला सोलर एयरपोर्ट कौन सा है, ये कोच्चि का एयरपोर्ट है। यानी दुनिया का सबसे पहला सोलर एयरपोर्ट कोच्चि का है। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अगर पूछे जाए तो चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है।
यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर भी सोच लिया होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो वो चोटी है सैडल पीक और उसकी ऊंचाई है 712 मीटर। अगर दूसरी चोटी की बात करें तो वो चोटी है माउंट थुइलर, यानी सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक है, उसकी ऊंचाई 732 मीटर है और दूसरी सबसे पूछी जाए तो माउंट थुलियर है। अगला क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को डेवलप किसने किया था। वो वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली, यानी वर्ल्ड वाइड वेब को या जन्मदाता उसके कौन है, तो वो है टिम बर्नर्स ली। अगली बात आपको बताना चाहूंगा वो जो धार्मिक प्रतिष्ठा से जुड़ी होगी कि हम शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं, यह परंपरा कब से शुरू हुई, इसके पीछे वैज्ञानिक फैक्ट क्या है। मंदिर आप सब जाते हैं, शिवालय जाते हैं तो आप देखते हैं कि सभी के हाथ में एक लोटा होता है जिसमें जल लेकर सभी शिव जी का अभिषेक करते हैं। अब तो ये भी सुन रहे हैं एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है। अब तो ये भी और अटूट सत्य है, भगवान शिव पर जल चढ़ाना भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक परंपराओं में से एक है। अक्सर लोग इसे केवल धार्मिक कृत्य मानकर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं के साथ साथ ठोस वैज्ञानिक कारण भी छिपे हैं। यानी हम तो इतना ही जानते हैं कि शिव जी पे जल चढ़ाना अच्छा होता है, यानी एक धार्मिक कृत्य ये बन गया है, लेकिन उसके पीछे भी फैक्ट बहुत हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि कब और क्यों शुरू हुई जल चढ़ाने की परंपरा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र को मथा तो अमृत से पहले उसमें से हलाहल नामक अत्यंत भयंकर विष निकला था। यानी जब देवताओं ने समुद्र को मथा था तो हलाहल नामक एक भयंकर विष उसमें से निकला था। इस विष की शक्ति इतनी अधिक थी कि यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। यानी उस विष की अधिकता इतनी थी कि वो पूरी सृष्टि को ही नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल पिया और विष को अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। यानी भगवान शिव जी ने उस विष को पिया था और अपने गले में ही उसको रोक लिया था। विष के भयानक ताप के कारण शिव जी का शरीर जलने लगा और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए वो दिखाते भी हैं कि शिव जी का कंठ नीला ही दिखाया गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यानी उनका कंठ नीला पड़ा तो वे नीलकंठ कहलाने लगे। इस तीव्र जलन और ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू किया। यानी उनको थोड़ा शांत करने के लिए, जो उनको जलन हो रही थी उसको शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल डालना शुरू कर दिया। यह माना जाता है कि तभी से भगत अपने भोले बाबा को शीतलता प्रदान करने और उनके इस महान त्याग को याद रखने के लिए जल चढ़ाते हैं। यह क्रिया श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। अगर हम इसमें वैज्ञानिक फैक्ट की बात करें तो वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आमतौर पर शिवलिंग बेसाल्ट या ग्रेनाइट जैसे विशिष्ट पत्थरों से निर्मित होते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर प्रकृति में पाए जाने वाले रेडिएशन या ऊर्जा के प्रवाह को अवशोषित करने का काम करते हैं। जल एक प्राकृतिक शीतलक है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाने से उस स्थान का तापमान नियंत्रित होते रहता है। यानी लगातार हम जल चढ़ाएंगे तो उस स्थान का तापमान है वो नियंत्रित रहेगा। यह क्रिया शिवलिंग से निकलने वाली किसी भी तीव्र ऊर्जा को संतुलित करती है, जिससे मंदिर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक प्रकार से उस स्थान के सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करने का वैज्ञानिक तरीका है। यानी इसमें वैज्ञानिक फैक्ट भी बता दिया कि जो पत्थर होता है उसका तापमान ज्यादा होता है, इसलिए उसके तापमान को कम करने के लिए शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। ये इसके वैज्ञानिक फैक्ट है। इससे मानसिक शांति और एकाग्रता भी अपनी वापिस आती है। जब कोई व्यक्ति एकाग्र होकर शुद्ध मन से जल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो यह क्रिया ध्यान का रूप ले लेती है।
पानी का स्पर्श और बहने की आवाज मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करती है, जिससे तनाव घटता है। यह क्रिया मन को शांत करने और इस सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करने का एक प्राचीन तरीका भी है। यानी इससे हमें अपनी आत्म संतुष्टि भी मिलती है, मन को एक चैन सा भी मिलता है। अच्छी बात आपको शिव जी के लिए बारे में बता दी गई है कि जल क्यों चढ़ाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसके पीछे हमारी क्या भावनाएं हैं, क्या हमारी कृतज्ञता रही है। अगला एक कोटेशन स्वामी विवेकानंद जी का है कि ध्यान वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपनी ही चेतना की गहराइयों में उतर सकता है। क्योंकि आज विश्व ध्यान दिवस है 21 दिसंबर, तो ध्यान के बारे में अच्छे से बता दिया गया है कि ध्यान 5 वजह है, 5 नियम और 5 सवाल है। आज के डिजिटल एवं सोशल मीडिया के युग में लगातार भटकता मन इंसान को भीतर से खोखला कर रहा है। यानी जो सोशल मीडिया का जो युग है उसमें भटकता मन अपने अंदर जो इंसान है उसको खोखला कर रहा है। ऐसे दौर में ध्यान बहुत जरूरी हो गया है। फिर न्यूरोसाइंस की प्रयोगशालाओं ने इसे पूर्णतः वैज्ञानिक भी सिद्ध किया है। यानी साइंस ने भी इसे वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्यान की 5 वजह क्या है, 5 नियम क्या है और 5 सवाल क्या है। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के इस युग में इंसान भीतर ही भीतर थका हुआ है। वह शारीरिक रूप से एक जगह होता है लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहा होता है। यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा इस सोशल मीडिया के युग में थक गया है। यानी वो शारीरिक रूप से तो यहीं बैठे हैं, या ये मान लीजिए कि शारीरिक रूप से तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपके मन का पता नहीं है कि मन कहाँ भटक रहा है। एक व्यक्ति दिन में कई बार मोबाइल स्क्रीन देखता है। हर नोटिफिकेशन दिमाग को यह संकेत देता है कि कुछ जरूरी है। इसका सीधा असर मन, नींद, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन पर पड़ता है। आइए जानते हैं इन 5 सवालों के बारे में, या 5 वजह कौन सी हैं। ध्यान लगाना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा मन एक जगह ठहर सके। लगा ध्यान इस दौड़ते मन को रुकना सिखाता है। यह ठहराव भीतर की थकान को धीरे धीरे कम करता है। दूसरा है कि तुलना हम छोड़ सके। यानी ध्यान से हम तुलना भी छोड़ सकते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर मन में असंतोषहीन भावना और बेचैनी पैदा होती है, और ये सत्य भी है। ध्यान हमें बाहर की तुलना से हटाकर भीतर की स्थिरता में जोड़ता है। यह अभ्यास आत्म सम्मान को मजबूत करता है और मन को अपनी वास्तविक जरूरतों की ओर मोड़ता है। तीसरा है कि हमारा जो फोकस है या हमारा गोल है वो वापस लौट सके। नोटिफिकेशन आधारित जीवन एकाग्रता को तोड़ देता है। हर बार ध्यान टूटने पर दिमाग को दोबारा फोकस में आने में समय लगता है। ध्यान अभ्यास से दिमाग की फोकस क्षमता मजबूत होती है। नियमित ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और काम में गहराई व प्रभावशीलता लौटती है। चौथा कारण है कि अच्छी नींद आ सके। यानी ध्यान इसलिए भी जरूरी है कि हमें अच्छी नींद आ सके। लगातार मानसिक उत्तेजना नींद की गुणवत्ता को बिगाड़ती है। स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी दिमाग को शांत नहीं होने देती। ध्यान नर्वस सिस्टम को रिलैक्स मोड में लाता है, जिससे नींद सुकून भरी होती है। इससे भावनात्मक संतुलन सुधरता है। यानी ध्यान से भावनात्मक संतुलन भी अपना सुधरता है। अगला ध्यान जरूरी है कि स्थिरता आ सके। जब बेचैनी रोजमर्रा की आदत बन जाती है तो इंसान भूल जाता है कि शांति भी उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ध्यान हमें उसी स्वाभाविक शांति की याद दिलाता है। यह याद दिलाता है कि स्थिरता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर पहले से मौजूद है। यानी ध्यान हमें यह बताता है कि स्थिरता बाहर की दुनिया में नहीं है, हमारे अंदर ही स्थित है। यानी ध्यान करना क्यों जरूरी है, वो 5 वजह मैंने बता दी कि हमारा मन एक जगह ठहर सके, हम दूसरों से तुलना करना छोड़ सकें, हम अपने गोल पर लौट सकें, अच्छी नींद हमें आ सके, स्थिरता हमारे दिमाग में आ सके। ध्यान के 5 आपको अब नियम भी बताऊंगा कि ध्यान के अनेक मानसिक फायदे होते हैं, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब इसे सही समझ और सही दृष्टिकोण के साथ अपनाया जाए। ध्यान के कुछ नियम हैं, मैं आपको 5 नियम ध्यान के बताऊंगा कि ध्यान को प्रदर्शन नहीं अभ्यास बनाएं। यानी ध्यान दिखाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह जीने की प्रक्रिया है। यह अपने भीतर की यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ी सी उपस्थिति, ईमानदारी और धैर्य जरूरी होता है।
ध्यान को लेकर निरंतरता बनाए रखें। ध्यान के लिए लंबा समय निकालना जरूरी नहीं है, कम समय से शुरुआत करें, रोज चंद मिनट भी पर्याप्त हैं। अवधि से अधिक महत्व नियमितता और निरंतरता का है। सांसों को बेस बनाएं, यानी ध्यान में अपनी सांसों को आपको बेस बनाना है। सांस सबसे सरल व विश्वसनीय सहारा है। सांस को आधार बनाएं। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान टिकाने से मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। ध्यान को आदत बनाने की जल्दी नहीं करें। अगला है शांत वातावरण से शुरुआत करें, यानी ध्यान लगाने के जो तरीके हैं उसमें या सावधानी है वो 5 आपको यही है कि ध्यान को प्रदर्शन नहीं अभ्यास बनाएं, यानी किसी को दिखावा नहीं करना है, बस अपने अभ्यास में उसको लाना है। ध्यान को लेकर निरंतरता बनाए रखें, यानी कम समय ही करें लेकिन ध्यान निरंतर रोजाना करें। सांसों को बेस बनाएं, यानी ध्यान में अपने आप को सांसों को गिनना है या सांस पे ध्यान देना है तो अपने आप ही मन एकाग्रचित हो जाएगा। चौथा है कि ध्यान को आदत बनाने की जल्दी न करें, यानी ध्यान को आदत बनाने की जल्दी ना करें वरना हम बिल्कुल ही पीछे हट जाएंगे। हो सके तो शांत वातावरण से शुरुआत करें, यानी शांत वातावरण होगा तो हम ध्यान लगाएंगे। अगर भटकने वाला वातावरण में हम जाएंगे तो निश्चित तौर पर भटकाव हमारे अंदर आएगा ही। अगर बात करूं आपकी कि ध्यान से फायदे, तो याददाश्त भी ध्यान से बेहतर होती है। इससे वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हुआ कि ध्यान करने से व्यक्ति की याददाश्त बेहतर होती है, उसके दिमाग का संतुलन बढ़ता है और वह भावनाओं में बहने के बजाय सूझबूझ के साथ निर्णय लेता है। यानी ध्यान से याददाश्त भी बेहतर होती है, वो भावनाओं में बहने के बजाय अपने सूझबूझ से निर्णय लेता है। कम होती है बेचैनी और डर। ध्यान के पक्ष में दलील दी जाती है कि यह व्यक्ति के तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक तौर पर यह साबित भी हुआ है कि ध्यान करने से घबराहट, बेचैनी और डर कम होता है। यानी वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध भी कर दिया है कि ध्यान से व्यक्ति में बेचैनी, डर, घबराहट दूर हो जाती है, इसलिए ध्यान लगाना भी बहुत जरूरी है। आगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा या आपको फिर उसका उत्तर भी बताना चाहूंगा। किस कवि को आदि कवि कहा जाता है, यानी ऐसे कौन से कवि हुए हैं जिनको आदि कवि कहा जाता है। वो कवि हैं महर्षि वाल्मीकि जी, यानी महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माता टीला बांध किस नदी के ऊपर स्थित है और ये कहाँ है। यानी क्वेश्चन है माता टीला जो बांध है वो किस नदी पे है और कहाँ स्थित है। आंसर बताना चाहूंगा कि माता टीला बांध बेतवा नदी पे ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी माता टीला बांध बेतवा नदी पे ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एफिल टावर किस देश की राजधानी में स्थित है। यानी एफिल टावर जो है वो किस देश की राजधानी में स्थित है। आपको बता दूं एफिल टावर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यानी पेरिस की राजधानी फ्रांस में एफिल टावर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन की रचना किसने की थी। न्याय दर्शन की रचना किसने की थी। ये की थी महर्षि गौतम जी ने। अगला क्वेश्चन है कमला लक्ष्मी नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि कमला लक्ष्मी नारायण को किस नृत्य के लिए जाना जाता है, तो वो है भरतनाट्यम। अगला कुछ
आपको अच्छी बातें और बताऊंगा कि प्रेरणा केवल काम करने से आती है, बैठे बैठे रहने से कुछ भी नहीं आता है। अनुशासन ही सच्ची आजादी का रास्ता है, यानी आजादी का जो रास्ता है वो अनुशासन से होते हुए गुजरता है। प्रेरणा इंतजार करने से नहीं आ सकती, वह तो केवल काम करने से ही आती है। आपके भीतर का आलस और डर की आवाज हमेशा आपको रोकने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन जिस दिन आप बिना मन बनाए भी अपना काम पूरे उत्साह के साथ शुरू कर देते हैं, उसी दिन बदलाव शुरू होता है। काम को शुरू करना सफलता की गारंटी है। अनुशासन ही सच्ची आजादी का रास्ता है, यानी काम को शुरू करना ही सफलता की एक गारंटी है। अगर आलस से हम काम ही शुरू नहीं करेंगे तो वो काम कहाँ से पूरा होगा। इसलिए अनुशासन ही काम की पहली गारंटी है, यानी आजादी का रास्ता अनुशासन से होकर ही जाता है। उन्हीं चीजों को महत्व दें जो वास्तव में जरूरी है, यानी जीवन में हमें उन्हीं चीजों को महत्व देना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए जरूरी है। हमारा हमारे पास एक जीवन जीने के लिए समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हम इस तरह जीते हैं जैसे सब कुछ बाद में कर लेंगे, जैसे हर चीज हमारे नियंत्रण में है। यानी जीवन बहुत कम है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ बाद में कर लेंगे क्योंकि जीवन हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा है नहीं। हर काम को करने की कोशिश हमें अधूरा बना देती है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन सीमित है, तभी हम वास्तव में जरूरी चीजों को महत्व देना सीखते हैं। दरअसल सीमाएं ही जीवन को सही अर्थ देती हैं, यानी काम की सीमाएं ही जीवन को सही अर्थ देती हैं। अगली अच्छी बात है कि सरलता कोई पिछड़ापन नहीं, समझदारी है। यानी सरलता किसी इंसान में होना को उसका कोई पिछड़ापन नहीं है कि वो कमजोर है, ये उसकी अपनी समझदारी है। बड़ा बनने की अंधी दौड़ ने इस दौर में इंसान को भीतर से बहुत ही छोटा कर दिया है। आज सफलता के मायने ही बदल गए हैं। सच्ची प्रगति वह होती है जो मनुष्य और प्रकृति दोनों का सम्मान करती है। जब काम, जीवन और यहाँ तक कि आपकी सोच भी मानवीय होती है, तभी समाज स्वस्थ बन सकता है। सरलता कोई पिछड़ापन नहीं है, यह तो समझदारी का ही दूसरा रूप है। डर हमेशा ही कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, यानी जो डर है वो हमेशा कमजोरी का प्रतीक नहीं होता है कि वो व्यक्ति डर गया तो कमजोर है, ऐसा नहीं है। डर कई बार वही हमारे सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है, यानी डर कई बार हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। जब हम अपने अंतर की आवाज सुनते हैं तो हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। समय पर भरोसा करना भी एक कला है, यानी खुद के ऊपर भरोसा करना भी एक कला है। डर और चिंता में फर्क है। डर वर्तमान खतरे की प्रतिक्रिया है, जबकि चिंता भविष्य की कल्पना है। यानी डर और चिंता में बहुत ज्यादा फर्क है, जैसे रात और दिन का वैसी है। यानी डर है वो वर्तमान खतरे की प्रतिक्रिया होती है, और जबकि चिंता है वो भविष्य की अपना जो कल्पना करते हैं उससे अपनी चिंता बढ़ती है। डर उपयोगी है क्योंकि वह हमें तुरंत कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, यानी डर बहुत अच्छा है, क्योंकि डर होगा तो हम तुरंत कोई अपना अच्छा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। जब हम डर को स्वीकार करते हैं तो अधिक सजग, सतर्क और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। लेकिन चिंता अच्छा नहीं है। बहुमत की आवाज न्याय का प्रमाण नहीं होती। अच्छी बात है। जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है वह बहुत कम कर पाता है, यानी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचेगा वह बहुत ही कम कर पाता है। जो लोग सरल कामों को पूर्णता ले करने का धैर्य रखते हैं, वही कठिन कामों को सहजता से करने का कौशल प्राप्त करते हैं। निराशाएं आत्मा के लिए वैसी हैं जैसी आकाश के लिए आंधी तूफान, यानी निराशा आत्मा के लिए वैसी ही है जैसी आकाश के लिए आंधी और तूफान है। अगली खबर अपनी क्रिकेट जगत को है कि यूथ जो है, यानी 90 जो एशिया कप का फाइनल है वो आज होने जा रहा है। उसमें एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहुंची हैं। भारत अपने जीत के इरादे से उतरेगा। भारत अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है, हालांकि पाकिस्तान एक मैच हार चुका है। आज सुबह 10 बजे से मैच ये शुरू भी हो चुका है। दूसरी खबर यह है कि जो फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भारतीय 15 सदस्यीय टीम चुन ली गई है। उसमें सबसे बड़ा दिलचस्प और देखने वाला ये रहा कि शुभमन गिल हैं उनको बाहर कर दिया गया, जो भारतीय टीम के उप कप्तान थे
उनकी जगह है अक्षर पटेल को कप्तान उप कप्तान बनाए गए हैं। कप्तान सूर्या के लिए प्रदर्शन अब विकल्प नहीं, जरूरत भी हो गई है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम के ऐलान ने साफ कर दिया कि इस बार चयन का पैमाना नाम या साख नहीं बल्कि मौजूदा फोरम है। यानी शुभमन गिल को जैसे ही बाहर कर दिया उससे यह साबित हो गया कि एक नाम और साख ही सब कुछ नहीं है, वर्तमान फोरम है वो भी जरूरी है, क्योंकि शुभमन गिल आउट और फोरम काफी टाइम से चल रहे हैं। ये बुधवार को तय हो गया था कि शुभमन गिल ड्रॉप होंगे जब वो तीनों मैचों में लगातार अफ्रीका के साथ नहीं चले थे। चौथा मैच हुआ नहीं, पांचवें मैच हालांकि उनकी चोट गंभीर नहीं थी, वो खेल सकते थे, लेकिन उनको टीम में नहीं लिया गया। इसमें रिंकू को फिनिशर के तौर पर मौका मिला है, इससे मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा। यानी रिंकू सिंह को फिनिशर के तौर पर इसमें टीम में चुना गया है। अक्षर पटेल को उप कप्तानी यह संकेत है कि उन्हें भविष्य के लीडर के रूप में तैयार कर रहे हैं। यानी अक्षर पटेल को उप कप्तानी देना यही साबित कर रहा है कि वो भविष्य के लिए अच्छा लीडर तैयार कर रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद। आज की खबरें यही समाप्त होती है। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।